तो यूएस ने अभी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया था कि जो गाजा का कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे पहले हमें ज्योग्राफी देखनी है ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कॉन्फ्लिक्ट कैसे इमर्ज हुआ था। रिलीजन के बेसिस पे भी था, जूइश लोग हुआ करते थे, ये माइग्रेशन ही करते रहते थे एक टाइम पे कि हमें कहीं तो रहने को जगह मिल जाए। बाद में हुई यूनिटी, यूनिटी हुई तो इन्होंने एक पूरे जो डिफरेंट कंट्री हुआ करता था उस पूरे एरिया को ही ऑक्यूपाई कर लिया। तो एक तरफ आपके सुन्नी मुस्लिम आएंगे, दूसरी तरफ आपके जूइश पीपल आएंगे। अब पूरे डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो मेडिवल हिस्ट्री में आपने करा होगा, शिया सुन्नी किसके, प्रॉफिट मोहम्मद वो किसके फॉलोअर थे, वो नहीं मैं अभी डिस्कस करूंगी। हमें मेनली पहुंचना है ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया गया है ट्रंप के द्वारा। अब यहाँ पे एक टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बोल रहा है उन्होंने बनाने को कि पहले सीन के एंड से हम खुद ही उसको सुपरवाइज करेंगे, मतलब आपकी टेम्परेरी सी गवर्नमेंट बना देंगे पर हेड कौन होगा, यूएस होगा। और ट्रम्प ने बोला मैं खुद देखूंगा उसको, तो मतलब अपनी डोमिनेंस दिखाई जा रही है। खैर अब इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से पहले आपको मैप पे थोड़ा सा फोकस करना है। तो यहाँ पे आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिर यहाँ पे आप इस एरिया में पहुंचते हो जॉर्डन वाले में, और फिर फाइनली आपका आता है इजराइल। 1948 में इंडिया ने जो पैलेस्टीन की टेरिटरी थी, जब इजराइल ने उनको ऑक्यूपाई कर लिया तो इंडिया ने भी बोल दिया था 1948 में फर्स्ट नॉन अरब नेशन, वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब नेशन इंडिया बनता है जिसने रिकॉग्नाइज कर दिया था इजराइल को एज अ कंट्री। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, इजराइल एक कंट्री है, ठीक है। इजराइल को देखोगे तो कैपिटल क्या आ जाएगी, टेल अवीव। यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओहो गाजा में लगा दिया मैंने मैप, सो सॉरी, यहाँ पे आ जाओ पहले। तो ये जॉर्डन है, ये वाला जो मैप दिख रहा है आपको दिस इज इजराइल वाला पोर्शन। यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी आपको दिखेगी दैट इज गाजा। और इधर देखोगे तो कौन सा पार्ट है, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक बोलते हैं इसको। ये जो पार्ट है यहाँ पे जेरूसलम है, जेरूसलम का जो ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्ट बैंक में है। तो ये जो जेरूसलम है ये रिलीजन के पर्सपेक्टिव से क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैलेस्टीनियन अगर कैपिटल होगी तो आप क्या आंसर करते हो, जेरूसलम। पर अभी के लिए कौन सी कैपिटल मानी जा रही है, दैट इज तेल अवीव जो इजराइल के केस में है। अब थोड़ा सा गाजा को नजदीक से देखते हैं, ये गाजा वाला पार्ट आ गया, वही पट्टी जो हमने इजराइल के अंदर देखी। ऐसे था ना मैप कुछ, इधर वेस्ट बैंक था और यहाँ पे छोटी सी पट्टी थी दैट इज गाजा पट्टी। तो अगर गाजा पट्टी यानी कि गाजा सिटी भी जिसे बोलते हैं, इसकी अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज आपने देखनी हो तो ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट, ये सारा किससे कवर्ड है, इजराइल के साथ। पर साउथ में जाओगे तो फिर कौन आ जाएगा, सिनाई पेनिनसुला, और किसका पार्ट है ये, इजिप्ट का। तो ये तो आगे गाजा के बॉर्डर्स, ठीक है, क्योंकि अलग ही हो गया ना। अभी हम भी तो यही सपोर्ट करते हैं, इंडिया का भी यही सपोर्ट है कि इसको सेपरेट नेशन होना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ताकि दोनों अपने इंडिविजुअली रहें, सॉवरेन नेचर से रहें। अब ये जो गाजा है इसके साइड में देखोगे इस तरफ तो इजिप्ट के साथ कनेक्टिविटी बनती है विद वन ऑफ द कॉरिडोर जिसका नाम है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। जब यमन ने अटैक करा था इसराइल को, तो अटैक तो वो इसराइल पे था पर गिरा था वो जाके फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज करी थी यमन ने। उसके बाद एक छोटा सा कॉरिडोर, आपको कॉरिडोर के ही बीच में आपको एक क्रॉसिंग भी मिलेगी। अब देखो मैंने कॉरिडोर लंबा ड्रॉ करा था पर वहीं पे क्रॉसिंग का एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, तो साइज के बेसिस पे हम दो टर्म्स डिफरेंट यूज कर लेते हैं। ये जो रफा क्रॉसिंग है अगेन ये भी किस किस के बीच में है, एक तरफ गाजा है और दूसरी तरफ इजिप्ट है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट। और वैसे ही अगर देखोगे ट्राई जंक्शन पे भी क्रॉसिंग छोटी सी प्रेजेंट है, जैसे ऊपर की तरफ गाजा मिलेगा, यहाँ इजराइल है और नीचे की तरफ दोबारा क्या आ गया, इजिप्ट। और उसके बाद ऊपर जाओगे तो नॉर्थ पार्ट पे एक और क्रॉसिंग आपको मिलेगी जिसका नाम है एरिस क्रॉसिंग। तो जो नॉर्थ पार्ट है गाजा का उसको इजराइल के साथ ही कनेक्ट करता है, तो एरिस क्रॉसिंग। इसी के साथ एक और आपने सुना होगा, गाजा के एरिया में एक काफी फर्टाइल एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत जाना जाता है, तो उसका नाम है मोरग एक्सिस। मोरग एक्सिस पे भी जो इजराइल के ट्रूप्स थे वो डिप्लॉय हुए थे, आई थिंक जनवरी 2025 की ये बात है, तो उस टाइम पे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई थी, उसके बाद हुई थी, मार्च के आसपास हुई थी मोरग एक्सिस। और वैसे ही एक और कॉरिडोर है यहाँ पे जिसका नाम है नेट जेरिम, नेट जेरिम कॉरिडोर। ये देख लो इधर मेडिटेरियन सी आ गया, ये गाजा वाला पार्ट आ गया और यहाँ पे इजराइल आ गया। तो ये सारे कॉरिडोर्स और क्रॉसिंग्स आपको ध्यान रखने हैं, ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर आपने देखा, बिल्कुल गाजा के साउथ वाले पार्ट पे इजिप्ट के साथ कनेक्टिविटी है। रफा क्रॉसिंग बस छोटा है साइज में, तो यहाँ पे आपको क्रॉसिंग मिलेगी, किस कनेक्टिविटी मिलेगी किसके साथ, अगेन गाजा और इजिप्ट के साथ। ट्राई जंक्शन के ऊपर कैरम शलोम है,
फिर से क्रॉसिंग ही आ गई, ट्राई पॉइंट पे है, यानी कि एक तरफ गाजा, इजिप्ट और इजराइल के साथ। टॉप पे गए तो यहाँ पे एरेस क्रॉसिंग है, जो गाजा का नॉर्थ टिप है वो इजराइल के साथ कनेक्ट हो रहा है। वहीं पे एक ये वाली आपकी कौन सी थी, नेट जेरेम क्रॉसिंग, मेडिटेरियन सी से लेके गाजा से लेके इजराइल की तरफ 3 आगे, और एक आगे आपका मोराग एक्सिस, जो कि एग्रीकल्चर या फिर फर्टिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखे बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोराग एक्सिस। तो ये पूरा गाजा के अंदर है, इजराइल तक टच होता है, अगेन उधर मेडिटेरियन सी है। ये दोनों जो हैं गाजा के ही अंदर हैं, बस कनेक्टिविटी किस किस के साथ है, एक तरफ मेडिटेरियन सी और दूसरी तरफ इजराइल। चलो अब वन बाय वन देखते हैं, हिस्ट्री लास्ट में आएगी। उससे पहले जो अभी करंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके आए हैं ट्रम्प फॉर गाजा कॉन्फ्लिक्ट, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला 20 पॉइंट गाजा कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक पीस प्लान है, उसके कुछ प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का क्या स्टांस रहेगा, किसको सपोर्ट करेगा, तो हमने दोनों को ही सपोर्ट करा है। 2 सेपरेट स्टेट्स की हम बात करते हैं, यानी कि इजराइल अलग, पैलेस्टीन अलग, दोनों की इंडिविजुअल गवर्नमेंट, आराम से रहो, शांति से रहो। एंड इजराइल का क्या उसके ऊपर नोट है, और जो आपके मिडिल ईस्ट एशियन नेशंस है, बिकॉज अगर मैप आपने ध्यान से देखा हो, यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ सऊदी अरेबिया आ गया, इराक वाला पार्ट है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, तो ये भी तो सारे कनेक्टेड है। और इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सऊदी अरेबिया ने भी फेस करा, कतर ने भी फेस करा, इनके ऊपर भी अटैक्स देखने को मिले। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर पीस प्लान आता है तो ये कंट्री सपोर्ट करेंगी, और यहाँ पे भी वही चीज हुई। कतर है, सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, इन सभी ने सपोर्ट करा है इस 20 पॉइंट फॉर्मूला या फिर पीस प्लान को, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेके आए हैं। और फोकस क्या है, तो गाजा को एक टेरर फ्री जगह हमने बनाना है, टेरर फ्री जोन बनाना है। और जो हमास है, रिबेलियन ग्रुप, कहाँ पे रहता है, गाजा में रहता है, उनको बोला है कि हम आपको माफी प्रोवाइड करवा देंगे, फिर आपको हमारी सुननी पड़ेगी जो पीस प्लान के अंदर लिखा हुआ है। तो अगेन आपको हो सकता है आने वाले टाइम में, अभी उन्होंने हानि करी है, जो ये 20 पॉइंट फॉर्मूला या फिर पीस प्लान लाया गया है ट्रम्प के द्वारा, हमास के एंड से कोई येस नहीं आई है। पर वहीं पे आपने फोटो जब देखी होगी तो एक तरफ ट्रम्प थे, दूसरी तरफ नेतन्याहू थे, मतलब इसराइल और यूएस ऐसे इकट्ठे दिखाए गए हैं कि ये दोनों पीस चाहते हैं, और हमास को यहाँ पे नेगेटिवली रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो अभी तक कोई हमास की तरफ से येस नहीं है, पर फिर भी आपको देखना है नंबर 1 प्रोविजन क्या कहता है, तो डिसआर्मामेंट एंड सरेंडर ऑफ हमास। डिसआर्मामेंट मतलब जो भी आपके पास एमिनेशन है, हथियार है, उनको छोड़ दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। तो अगर सरेंडर करेंगे तो कैसे 2 सेपरेट नेशन बनेंगे, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे वापस, जहां पे भी सरेंडर होता है फिर उसको दबाया जाता है। तो शायद इसी पर्पज से अभी हमास ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा है। और दूसरा बोला कि हम इसको टेरर फ्री जोन बनाएंगे, और इसी के साथ बोला पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगी जो भी आसपास के देश हैं। जैसे अब सिनाई पेनिनसुला है, बेशक अफ्रीकन यूनियन कॉन्टिनेंट अगर पूछा जाए तो अफ्रीकन यूनियन, पर अगर इनकी लीनियज पूछी जाए तो अरब को ही सपोर्ट करते हैं। अब इनका जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है ये इजराइल के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर पूरी वॉर प्रॉन जोन बनी है, तो यहाँ पे भी तो डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो इजिप्ट हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, इन सभी ने क्या बोला है कि जो गाजा के रेजिडेंट है उनको भी बिना फोर्सफुल तरीके के छोड़ दिया जाएगा, पर हमास को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिसआर्मामेंट और सरेंडर करना पड़ेगा। दूसरा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स या फिर जिसको इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भी कहा गया है, इसे डेवलप करा जाएगा गाजा में। नाउ इंटरनेशनल सिक्योरिटी या फिर स्टेबलाइजेशन फोर्स इसको बोला है कि गाजा में जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है उसको स्टेबलाइज करना, और इंटरनेशनल है मतलब कोई दूसरी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो करेगी, कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है यूएस रहेगी। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उनको भी बोल दिया है जहां जहां पे भी पैलेस्टीनियंस हैं वहां से आपने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाना है, विड्रॉ उनसे करवाना है, तभी तो हुआ दोनों की तरफ से बराबर। एंड पोटेंशियल बफर जोन हम बना देंगे, जैसे गाजा पट्टी आपने देखी, तो इस एरिया के आसपास एक बफर जोन रहेगी, ना तो इजराइल वहां पे आएगा ना तो फिर पैलेस्टीनियन वहां पे जाएंगे, मतलब हमास जो ग्रुप आप पढ़ते हो ना तो वो जाएंगे। एक पेरीमीटर डिसाइड कर दिया जाएगा इसके ऊपर, तो उस जोन को क्या बोल देते हो आप, बफर जोन। बफर मतलब ट्रांजिशन जैसी जोन। कोल्ड जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके साथ कंपेयर मत करना इसको, बफर का मतलब अगर देखें तो ट्रांजिशन ही होता है, बीच की जैसी जो स्टेज आती है। एंड उसके बाद न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर होगा। अब इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से सुनना, जो गाजा होगा यहाँ पे टेम्परेरी गवर्नमेंट होगी,
टेक्नोक्रेटिक होगी, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, क्रेटिक मतलब गवर्नेंस। कौन रूल करने वाला है, गवर्नेंस कौन कंडक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होगा, जो एक्सपर्ट होंगे वो ऑनलाइन अपनी एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन कमेटी यहाँ पे बिठाई जाएगी। मतलब अब ऐसे तो होगा नहीं कि ट्रंप आएंगे यहाँ से गवर्न करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वहां पे रहेंगे, वीडियो कॉल्स करी जाएंगी, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज होगा। ए पॉलिटिकल सिस्टम है, ऐसे भी नहीं होगा कि कोई एक पार्टी खड़ी हो रही है दूसरी पार्टी खड़ी हो रही है, कंप्लीट टेम्परेरी, पूरा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। और लीड कौन करेंगी, इंटरनेशनल फोर्सेस। और आगे ये देखो, ट्रंप ने बोला कि एक बोर्ड ऑफ पीस भी बनाऊंगा और जिसको मैं खुद देखूंगा। पर अभी के लिए इन्होंने खुद ही बोला है कि ट्रंप हिमसेल्फ, मैं खुद इस कमेटी को आगे प्रोसीड करूंगा, मतलब वो खुद ही देखेंगे। चलो जो भी है, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड होस्टेज एक्सचेंज, मतलब जिन भी लोगों के घर वहां पे चले गए ना, उनके पास खाना था, तो वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी, एड प्रोवाइड करी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करा जाएगा। और इसराइल को बोल दिया गया है कि जैसे ही वो सरेंडर करेंगे हमास के एंड से, तो आपको विद इन 72 आवर्स जो होस्टेज हैं उनको रिलीज करना पड़ेगा। तो ये सारी स्टेटमेंट इसके अंदर लिखी हुई है, जो 20 पॉइंट प्लान है, पीस प्लान है बाय ट्रम्प। रीजनल गारंटी, बहुत सी मुस्लिम और अरब नेशंस ऐसे हैं, जैसे कतर हो गया, जॉर्डन है, यूएई, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इन सभी ने ज्वाइंटली इस प्लान को एक्सेप्ट करा है कि पहले भी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रीजनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब देखो, वैसे तो लिखे बड़े ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड से पॉइंट हैं, पर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान ने भी सपोर्ट करा है कि रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब ईस्टर्न साइड पे रहने नहीं देते ढंग से, और दूर की बोल रहे हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी नहीं, वो खुद को रिप्रेजेंट भी करना होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे कि देखिए हमने सपोर्ट करा। इसके बाद रीजनल गारंटी के बाद हिस्ट्री पे चलते हैं अब थोड़ा सा। अब सबसे पहले आता है बाल्फोर डिक्लेरेशन, ये 1917 में आया था। अब हुआ क्या था, जो ज्यूइश लोग थे, यानी कि मैं इसराइल की बात कर रही हूँ, वो कर रहे हैं माइग्रेशन इस टाइम पे। ज्यादातर जो उनकी माइग्रेशन है इस एरिया से चलती हैं टुवर्ड जो अरब नेशंस हैं आपके, इस तरफ चले गए, आधे इस तरफ चले गए, जगह नहीं मिल पा रही है स्पेसिफिक कि रुके तो रुके, कहाँ रुके। फिर डिसाइड होता है कि हमको अब अपनी जगह बनानी पड़ेगी। वापस आते हैं इसी रीजन के अंदर जो पैलेस्टीनियन लैंड हुआ करती थी, काफी ज्यादा ब्रूटल अटैक्स भी हुए थे, आपने सुना होगा। बाद में यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस भी होती है, और इसके तहत ये देख लो, बाल्फोर डिक्लेरेशन किसने मीडिएट करा था, ब्रिटेन ने, कि ये जो जूइश होमलैंड है ये भी पैलेस्टीन में ही डिप्लॉय करा जाएगा। तो पहले तो बिल्कुल थोड़ा सा था, पूरा आपको ये ग्रीन कलर का मैप दिखता होगा, बीच बीच में छोटी छोटी टेरिटरीज हुआ करती थी येलो कलर की, जहां पे जूइश लोग रहा करते थे, क्योंकि बाल्फोर डिक्लेरेशन ने क्या बोल दिया कि जूइश जो लोग हैं उनको भी जगह दे दीजिए पैलेस्टीन के अंदर, नंबर 1 थिंग। अब यहाँ पे हुआ क्या, एक तरफ जूइश माइनॉरिटी थी, उस टाइम पे माइनॉरिटी हुआ करती थी, और जो अरब थे ये मेजोरिटी में थे, जहां पे माइग्रेशन कर रहे थे जूइश पीपल। मतलब बन नहीं रही है अभी, तभी तो इनको भगा दे रहे हैं कि जाओ यहाँ से, यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इसराइल, यूनाइटेड नेशन की एंट्री होती है। यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल लेके आता है कि हम आपको एज अ इंडिविजुअल कंट्री डिक्लेयर करते हैं। ईयर था 1947, और इन्होंने क्या किया, पैलेस्टीन, जूइश, इन दोनों को एज अ इसराइल का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। मतलब डोमिनेटिंग कौन आ चुका था, इसराइल, यूनाइटेड नेशन के सपोर्ट के साथ। आज तक यूएस तभी तो सपोर्ट कर रहा है इनको। इसके बाद अरब्स ने रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को, और जब अरब्स ने अब देखो, यहाँ पे जब माइग्रेशन हो रही थी, जूइश को नहीं दे रहे थे ना यहाँ पे सरवाइव करने, तो ऑब्वियस सी बात है, जब यूनाइटेड नेशन एक प्रपोजल लेके आता है जिसमें बोल दिया जाता है कि जो इजराइल है इनका इंडिपेंडेंस हो चुका है, इनकी एक प्रॉपर यहाँ पे कंट्री बन चुकी है, तो अरब नेशन से तो एजिटेशन आनी थी, तो यहाँ से वॉर शुरू हो जाती है, अरब नेशंस वर्सेस जो ये जूइश पीपल थे। मतलब इनडायरेक्टली यूनाइटेड नेशन के साथ भी फाइट थी, पर इनका तो कॉन्टिनेंट ही बहुत दूरी पे है, क्या ही फर्क पड़ता है, एक फ्लाइट लेंगे, वापस आएंगे, दोबारा चले जाएंगे, तो इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जूइश के साथ वॉर्स यहाँ पे शुरू हो जाती है। सबसे पहले 1967 मिडल ईस्ट वॉर। अब मिडल ईस्ट वॉर की जब बात करी गई है, तो मतलब जो भी आसपास के रीजन थे, जैसे ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का आपने देखा, यहाँ पे भी कौन सी मेजोरिटी आपको मिलेगी, पैलेस्टीनियन। पैलेस्टीनियन में जो 95% से ज्यादा पॉपुलेशन है वो आपको सुन्नी मुस्लिम्स की मिलती है। इसके अलावा वेस्ट बैंक में ही देखोगे तो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म दोनों मिलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा ईस्टर्न जो जेरूसलम है वहां पे तीनों रिलीजन की इंपॉर्टेंस है, जुडाइज्म की भी है, क्रिश्चियनिटी की भी है, और इस्लाम की भी है। मतलब मस्जिदें बनी हुई हैं, और जो भी चर्च वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे बने हुए हैं, तो सभी के लिए रिलीजियस पॉइंट है। 1967 में मिडिल ईस्ट वॉर आती है। इसराइल ने कंट्रोल गेन करा कौन से वाले पार्ट का, वेस्ट बैंक। यहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन थी, पैलेस्टीनियन इंडीड, तो इस वाले एरिया को यहाँ पे कॉन्कर कर लिया, और मिलियन ऑफ पैलेस्टीनियंस यहाँ पे अफेक्ट होते हैं, नंबर 1। ये 1967 की स्टोरी थी। अब आता है यम किपुर वॉर। यम किपुर वॉर ये इजिप्ट वाली थी।
एक तरफ था सिनाई पेनिनसुला और दूसरी तरफ था इजराइल। अब जब पैलेस्टीनियंस के ऊपर इजराइल अटैक करेगा तो उससे क्या होंगी, माइग्रेशंस। तो दूसरी कंट्री को तो देखना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो हमको भी वापस से लड़ना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट वॉर छिड़ती है वो थी यम किपुर वॉर। यूनाइटेड नेशन प्रपोजल तो लेके आ गया था, बाद में कंट्रोल में नहीं आ रही थी चीजें। तभी तो 2 साल के बाद कौन सी बॉडी बनाई थी 1975 में, G6 कंट्रीज ऐड होती हैं कि हमको एक इंटरनेशनल बॉडी बना के रखनी पड़ेगी कि ये जैसे लड़ रहे हैं उस हिसाब से हमें इकट्ठा मतलब होने में कोई दिक्कत ना आए, इकोनॉमिक सपोर्ट हम कर सके, पॉलिटिकल सपोर्ट हम कर सके। तब जाके 1975 में G7 जो बॉडी आप पढ़ते हो आज के टाइम पे, अरे याद नहीं है, G6 पढ़ा था, फिर G7 बनी, G8 बनी और फिर G7 बनी। पहले यहाँ पे G6 में कनाडा नहीं हुआ करता था, अगले साल उसकी एंट्री होती है कनाडा की। देन रशिया की 1996 में जाके एंट्री होती है, G8 बन जाता है। फिर 2014 में दोबारा से रशिया को बाहर निकाल दिया जाता है तो ग्रुप बन गया था G7। यम किपुर वॉर की वजह से तो बना था, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेज करके थे तो तभी तो जाके G7 का डिसीजन हुआ था, जो बाद में मतलब 1976 में G7 बना। पहले G6 ही ग्रुप हुआ करता था। कौन कौन सी कंट्रीज थी इसमें, जापान था, यूएस था, यूके था, फिर नहीं एक मिनट रुक जाओ, जी से था जर्मनी, एफ से था फ्रांस, 1 2 3 4 5, एक छुट्टी है, आई से इटली। तो ये थे पहले G6 जिनको बोला करते थे। जापान था, यूएस था, यूके था, इटली था, जर्मनी था, फ्रांस था। फिर 1976 में कनाडा की एंट्री हुई थी, फिर बना ये G7। फिर 1996 में रशिया की एंट्री हुई थी, फिर बना था ये G8। फिर यहां से रिमूवल हो जाता है रशिया का और फिर बना था ये G7 समिट मतलब जो मीटिंग होती है उसके लिए, और ग्रुप बन गया। अब ये जो यम किपुर वॉर था, यहाँ पे जीत तो इजराइल ही जाता है, पर एक ट्रीटी साइन होती है, तो यहाँ पे आता है डेविड अकॉर्ड, जहां पे इजिप्ट फर्स्ट अरब कंट्री बन जाता है कि ठीक है हम इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने इशू तो रेज करा पर उतना सपोर्ट नहीं बन पाया, ऊपर से ये ग्रुपिंग फॉर्म हो जाती है, तो इन्होंने क्या करा, गिव अप कर दिया और एक अकॉर्ड आता है जिसका नाम था डेविड अकॉर्ड, जिसके तहत इजिप्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इजराइल क्या है हमारे एंड से भी एक कंट्री। डेमेस्कस सीरिया की कैपिटल है, वो सीरिया की है, उसका भी कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो सिनाई पेनिनसुला था, अभी भी 1978 में जब ये डेविड अकॉर्ड आता है, सिनाई पेनिनसुला अगेन इजिप्ट का जो पार्ट है, एशियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसको वापस नहीं करा था एकदम से, अगले साल जाके वापस किया इसराइल ने कि ठीक है जो सिनाई पेनिनसुला वाला पार्ट है ये किसका है, इजिप्ट का ही है, जो आज भी आप पढ़ते हो। तो 1979 में जाके इसको वापस किया। प्लस जो वेस्ट बैंक वाला एरिया था ये कॉन्फ्लिक्टिंग ही रह गया, यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग आपको मिलेंगे और किसी को ये वापस नहीं करा, किसी को मतलब पैलेस्टीनियंस को ये वापस नहीं करा गया था। इसके बाद गाजा स्ट्रिप जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चर काफी ज्यादा रिनाउंड है। अभी आपने एक एक्सिस भी देखा, कौन सा था, मोरैग एक्सिस, वहां पे तो है सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर डोमिनेटिंग। माइक्रो इरिगेशन का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, सुना है कभी माइक्रो इरिगेशन? वो भी इजराइल से सीखा है बाकी कंट्रीज ने, कि अगर आपकी जो टेरिटरी है अगर वो डेजर्ट में, हाँ डेजर्ट में है, उतनी ज्यादा फर्टिलिटी नहीं है आसपास अवेलेबल, माइक्रो इरिगेशन का यूज करो, पानी भी कम यूटिलाइज होगा और आपकी जो प्रोडक्ट है, क्रॉप है, वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से इमर्ज करा था। बाकी इसकी लेंथ देखोगे 41 किलोमीटर तक की है, 10 किलोमीटर विड्थ है, ये देखो लंबाई ज्यादा है, बाकी विड्थ इसकी कम ही है। और किसके साइड में है, तो मेडिटेरियन सी के साइड में। बॉर्डर किस किस के साथ शेयर होता है, तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट पे इसराइल के साथ एंड साउथ वाले पार्ट पे इजिप्ट के साथ, और दूसरी वेस्टर्न पार्ट पे देखोगे तो देयर इज मेडिटेरियन सी। अब आते हैं रोल ऑफ गाजा इन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अभी और है हिस्ट्री बची हुई, रुक जाओ थोड़ी देर। जो आप अरब वगैरह के क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब्राहम अकॉर्ड आएगा, वो आगे है चल के सारा। तो अब रोल ऑफ गाजा देखोगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो जो गाजा स्ट्रिप है आज तक यहाँ पे पैलेस्टीनियंस ही आपको मिलेंगे। 1948 जब से फॉर्मेशन हुआ है इसराइल का, तब से लेके आज तक यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चले रहते हैं, कभी भी डोमिनेट करने की ट्राई करी है, सप्रेस इनको कर दिया गया है, तो वो वाली कॉन्फ्लिक्टिंग जोन जो थी वो आज तक चल रही थी। ये जो हमास रिबेलियन ग्रुप बना था, एक तरह से पैलेस्टीन के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाने की ट्राई करी थी। किसका सपोर्ट था, अरब नेशंस का सपोर्ट था। पर बाद में हुआ क्या, वही स्टोरी, आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ट्राई कर रहे हो उस जगह पे जहां पे ऑलरेडी एक आपने नई कंट्री का प्रपोजल ला दिया था 1948 में, दैट इज इजराइल। तो जो यूएस है, इजराइल है, इन सभी ने मिलके क्या किया, इस हमास ग्रुप को बोल दिया कि ये तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल पार्टी ना रह के ये क्या बची,
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और आज के टाइम पे आप देखते हो यूनाइटेड नेशन ने पीछे क्या किया था, कैटास्ट्रॉफिक फेमीन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था कि फूड की अवेलेबिलिटी भी नहीं है और प्लस बहुत सारे लोगों की डेथ भी देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग जो बच्चे थे मैल नरिशमेंट की वजह से उनकी डेथ देखने को मिली। नाउ हिस्टोरिकल सपोर्ट अगर देखें पैलेस्टीनियंस का तो देख लो, इंडिया एक नॉन अरब कंट्री था जिसने 2 सेपरेट स्टेट्स का एक जो आइडिया है उसको आगे प्रमोट करा था। तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेजिटिमेट मानते हैं हम इंडिया के एंड से कि इनकी भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम प्रमोट करते हैं कि जो पैलेस्टीन है ये भी एक सॉवरेन नेशन होना चाहिए, इनके जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनकी किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वायबल पैलेस्टीनियन स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब हमने इजराइल को भी डिनाई नहीं करा, हमने पैलेस्टीन को भी डिनाई नहीं करा, क्योंकि पैलेस्टीन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ एसोसिएटेड है और हम ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं। तो इसी वजह से हमने 2 सेपरेट स्टेट का जो सॉल्यूशन है उसको ज्यादा प्रमोट किया था। देन डी हाइफेनेशन पॉलिसी, इसको जीरो सम गेम भी बोलते हैं। जीरो सम गेम का मतलब होता है कि आपने सिर्फ एक ही कंट्री को प्रमोट कर दिया और दूसरी को बिल्कुल ही अपोज कर दिया, तो उस पर हम नहीं गए हैं। डी हाइफेनेशन पॉलिसी, कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, तो इंडिया ने काफी सपोर्ट करा है कि एक पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए सेपरेट, तो इसको भी हमने सपोर्ट करा है। इंक्लूडिंग इसराइल भी कंट्री होना चाहिए, मतलब इसराइल को भी डिनाई नहीं करा कि आप कंट्री नहीं होने चाहिए, तो दोनों को हम सपोर्ट करके ही चल रहे हैं, वो चाहे यूएनएससी है या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। अब देखो यूएनजीए की बात आ गई तो यूनेस्को तो आ ही जाएगा इनडायरेक्टली। तो यूनेस्को की काफी सारी इंपॉर्टेंट साइट आपको पैलेस्टीनियन रीजन्स में भी मिला करती थी, पर जब भी वॉर होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो डिग्रेड करती हैं, जो हेरिटेज है वो आपकी खत्म होती है। जहां पे वॉर होता है वहां पे आर्ट एंड कल्चर इमर्ज नहीं कर सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। कब बॉम्ब फूटेगा, क्यों करेगा कोई आर्ट एंड कल्चर के ऊपर फोकस। अभी आर्ट एंड कल्चर से याद आया, एक मंदिर का आपने इशू सुना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे एक एडवोकेट, हाँ वो वाला इशू, उसमें वैसे एडवोकेट मेरे को तो सही नहीं लगा, उसमें सारे करवाते हैं रेनोवेशन, सारे इंप्रूव करवाते हैं, टेम्पल्स भी आपको आफ्टर ऑल इकोनॉमी ही फ्लरिश करवाते हैं, तो उसमें कोई बात गलत नहीं है। ये होता है जब आप ज्यादा इकट्ठड़ हो जाते हो एक तरफ को। तो नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, इंडिया ने काफी सारे पैसे प्रोवाइड भी करे थे पैलेस्टीन को, जैसे क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का मतलब होता है जिस दिन ये प्रपोजल साइन हुआ विद इन 1 मंथ पैसा सैंक्शन करा जाएगा और उस काम को शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक येसर अराफत स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब एक प्लाजा जहां पे पब्लिक गैदरिंग्स होती है, वो वाला एरिया, और सोलर ग्रिड सिस्टम बनाया था नाब्लस रीजन में। ये नाब्लस रीजन कहाँ पे है, तो वेस्ट बैंक जो आपने पढ़ा उसी में लोकेटेड है, पब्लिक गैदरिंग के लिए और प्लस जो सोलर ग्रिड सिस्टम है। पैसा किसने इन्वेस्ट करा था, इंडिया के एंड से। तो यहाँ से क्या सपोर्ट जाता है, यहाँ से मैसेज भी जाता है इंटरनेशनली कि हम पैलेस्टीन को एज अ सेपरेट नेशन कंसीडर करते हैं। और उसके बाद काम करना पड़ता है हमें, अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो दिखाना भी पड़ता है, तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करती है कोई भी एबीसीडी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर। देन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, तो नंबर 1 इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही मेडिटेरियन सी के साथ अटैच हैं। कहाँ पे हम कॉरिडोर्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं, कहाँ पे, जैसे मैक कॉरिडोर याद है आपको, इंडिया था, मिडल ईस्ट, यूरोपियन कॉरिडोर, तो इंडिया से शुरू होता है, अरब पेनिनसुला से जाते हैं, आगे आपके ये इजराइल एंड ऑल आते हैं, फिर जाके आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ जुड़ते हो। पर बिकॉज यहाँ पे एक वॉर चल रही है जिस वजह से पूरा का पूरा कॉरिडोर ठप बैठा हुआ है, तो स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस तो है ही इसकी। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है तो इनडायरेक्टली इंडिया को भी फायदा ही होगा। एंड उसके बाद अब आती है थोड़ी सी हिस्ट्री बची, इसको देख लो, कुछ चीजें आपने पढ़ी, कुछ हम अभी देख लेंगे। हाँ जी ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का एक प्रपोजल आया, रेजोल्यूशन 181 जिसको बोलते हैं, और 1947 में जो इजराइल था उसको एज अ सेपरेट कंट्री कंसीडर कर लिया जाता है। 1948 में इंडिया ऐसा वन ऑफ द नॉन अरब नेशन बनता है जिसने इजराइल को एज अ कंट्री कंसीडर कर लिया। अब इजराइल ने इंडिया की हेल्प भी काफी करी है, अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम देखें, एम्यूनिशन में देखें, इन मिसाइल्स में देखें। फार्म एंड टेक बाद में हुआ था जब हमने अपने 5 ईयर प्लान्स चलाए थे, तब जाके यूजफुल हुआ, बट स्टार्टिंग में जब हमने यस कर दी थी कि यस आप भी एक कंट्री हो, काफी ज्यादा हमें हेल्प वहां से मिली थी। हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें इजराइल बहुत आगे निकल चुका है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अब जाके पॉपुलर हुए हैं, इनके पास तो पहले से ही थे। इवन वो जो मिग 21 वाला आपने आर्टिकल पढ़ा, ये रूस ने बनाया था, यूएसएसआर। अब हुआ क्या था कि यूएस को भी बनाना था सेम जैसा, उस टाइम के हिसाब से सेकंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर था। 1950s में आपको ये ऐसा जेट बना के रख दे रहे हो। तो यूएस और इजराइल
दोनों ने बनाई दोस्ती कि चल एक साइबर अटैक सा करते हैं, पता तो लगाएं इन्होंने कैसे कैसे टेक्नोलॉजी ऐड करी है, पता नहीं कितनी पायरेसीज करी, तब जाके पूरी टेक्नोलॉजी उनको MiG-21 की पता लगी थी। तो मतलब टेक्नोलॉजी वाइज अगर देखें साइबर अटैक जैसा वर्ड, तो उसमें ये काफी ज्यादा फ्लरिश हो रखे हैं पहले से इसराइल। खैर रशिया तो वैसे भी टेक्नोलॉजी में अगर इतिहास से भी देखोगे तो काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ है, पर इसराइल भी वन ऑफ देम, क्योंकि कंट्री बाद में जाके डेजिग्नेट हुआ था। चलो फिर यूएसएसआर का तो ब्रेकडाउन ही हो जाता है, रशिया सेपरेट, बाकी कंट्रीज को आप सुनोगे भी नहीं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ज्यादा कहाँ आता है इनका नाम टेक्नोलॉजी में। वही चीज है, पहले यूएसएसआर था तो एज अ कलेक्टिव नेम यूज किया करते थे, पर अब रशिया का ही आप सुनते हो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है। नेक्स्ट इज अरब इजरायली वॉर शुरू हो जाते हैं, जिसमें इसराइल जीत जाता है और जो पैलेस्टीनियन थे इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद गाजा स्ट्रिप में आप देखोगे पैलेस्टीनियन की डोमिनेंस आपको मिलेगी। इनिशियल टेंशंस, आप देखो स्वेज क्राइसिस के बारे में बात करिए, अब स्वेज कैनाल कहाँ पे है, जब आप अफ्रीकन यूनियन को देखते हो, यहाँ पे इजिप्ट वाला पार्ट, यहाँ पे तो जाती है स्वेज कैनाल, यहाँ पे आपका सिनाई पेनिनसुला आ गया, इजराइल वाला पार्ट। मतलब अगर स्वेज क्राइसिस हो रहे हैं तो किस कंट्री के साथ हुए, इसराइल के, इजिप्ट के साथ, सिनाई पेनिनसुला के साथ अटैच्ड है। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं क्योंकि मास माइग्रेशन देखने को मिलती हैं। 6 दिन तक ये भी वॉर चलती है, उसके बाद इसराइल ने कंट्रोल गेन कर लिया था ओवर सिनाई पेनिनसुला। फिर आता है आपका डेविड अकॉर्ड। डेविड अकॉर्ड कब आया जाके, डेविड अकॉर्ड आता है 1978 में, जिसके तहत इजिप्ट झुक जाता है कि हम सरेंडर करते हैं, इसराइल जीत जाता है, पर अगले साल जाके सिनाई पेनिनसुला दोबारा से वापस दे दिया गया इजिप्ट को। ये डेविड अकॉर्ड का था। उसके बाद हाँ जी, नाउ जेरूसलम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक तो आपने देख ली रिलीजन के बेसिस पे, नंबर 2 एज अ कैपिटल। इसराइल का पॉइंट ऑफ व्यू भी क्या है कि हमारी कैपिटल क्या होनी चाहिए कायदे से, जेरूसलम, पर उसका सिर्फ ईस्टर्न पार्ट ही इनके कंट्रोल, सॉरी जो ईस्टर्न पार्ट है वो पैलेस्टीनियन के अंडर है, बाकी पार्ट इनके अंडर है, तो वो कंप्लीट तो नहीं बन सकती। तो जब तक ये यूनाइटेड नहीं है तब तक कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल कौन सी आ गई, तेल अवीव। बाकी पैलेस्टीनियन का व्यू है जो ईस्ट जेरूसलम है ये हमारी फ्यूचर कैपिटल होगी। फ्यूचर कैपिटल मतलब अगर पीस एस्टेब्लिश हो जाता है, इनको एज अ सेपरेट स्टेट काउंट कर लिया जाता है, तो उसके बाद ये सेपरेट कैपिटल काउंट होगी, ईस्ट जेरूसलम, जो आज भी पार्ट है पैलेस्टीनियन। वेस्ट बैंक में देखा ना आपने, इस तरह से था, यहाँ पे ईस्टर्न वाला पार्ट। देन यम किपुर वॉर हुआ 1973, और यहाँ पे सरप्राइज अटैक इजिप्ट और सीरिया का सपोर्ट आया था। अब सीरिया को क्यों ले आया ये बीच में घसीट के, बॉर्डर एरियाज, वही बात आ गई, बीच में इसराइल है, हाँ सीरिया के पास ही हुआ करता था पहले गोलन हाइट्स, उसको भी एनेक्स ही करा था बाद में इसराइल ने, यस। उसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड आ जाता है 1979 इजिप्ट और इसराइल के बीच में, जिसकी आउटपुट आपको पता है, बाद में सिनाई पेनिनसुला वापस कर दिया, पर वेस्ट बैंक वाला एरिया पैलेस्टीनियन को रिटर्न नहीं करा गया था। अब ये जो इंतिफादा आता है ये अरेबियन नेशंस लेके आए थे, अगेन जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन इसराइल और पैलेस्टीन, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए। इनमें भी कुछ चीजें आई, जैसे नंबर 1 हमास ग्रुप इन्होंने बनवा दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनवा दी काइंड ऑफ, कि हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही है तो एक आप अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना दो। पहले ये पैलेस्टीनियन पॉलिटिकल पार्टी ही थी, पर जो यूएस वगैरह हैं उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद पूरा वर्ल्ड कैसे देखता है इनको, एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर इनकी दूसरी मीटिंग 2000-2005 में हुई थी, वही कि हमास को दोबारा से रिवाइव किया जाए, एंड 2023 में लास्ट मीटिंग हुई थी। इंतिफादा का मतलब होता है शेक ऑफ, कि जो आपके ऊपर कोई और रूल कर रहा है उसको साइडलाइन करो, इसी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। तो मतलब अरब का सपोर्ट किस तरफ जा रहा है, पैलेस्टीनियंस के ऊपर। तभी जब ये 12 पॉइंट प्लान यानी कि पीस प्लान आता है, तो जो अरब नेशन है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी चाहते हैं शांति यहाँ पे एस्टेब्लिश होगी तो हमारे एरियाज भी सिक्योर रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। इसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स आते हैं। ऑस्लो कैपिटल आ जाएगी नॉर्वे की। अभी नोबेल प्राइज की भी आपने न्यूज हेडिंग्स पढ़ ली होंगी, तो पीस प्राइज जब आता है तो वहां पे ऑस्लो भी काफी पॉपुलर होता है। खैर यहाँ पे ऑस्लो का क्या रोल है, तो पहले तो 1993 की बात है, पैलेस्टीनियंस को बोला गया कि इनकी सेल्फ रूल्ड गवर्नमेंट बनवाएंगे। कौन कौन से 2 एरिया, वन इज गाजा और दूसरा आ जाएगा वेस्ट बैंक वाला एरिया। फिर उसके बाद म्यूचुअल रिकॉग्निशन बोली गई कि इसराइल और पैलेस्टीन दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाए और अपनी अपनी ग्रोथ पे फोकस करें, मतलब एज अ सेपरेट एंटिटी आप एक्ट करो। स्टेट नेशंस नहीं बोले थे, मतलब सेपरेट स्टेट की बात नहीं बोली थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात बोली हुई है कि पैलेस्टीन अभी भी किसके अंडर ही आएगा अंडर इसराइली, पर सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे इंडिया के केस में ऑटोनॉमी आप पढ़ते हो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट्स की, वैसा जैसे कॉन्सेप्ट था ये भी। एंड 1995 में यहाँ पे बोला गया कि जो इजरायली हैं इनका विड्रॉल होना चाहिए उन सिटीज में से जो वेस्ट बैंक के अंदर लोकेटेड हैं, जहां पे पैलेस्टीनियंस डोमिनेटिंग है। ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट चल रही थी तो उसको विड्रॉ करने के लिए बोल दिया गया। अब आते हैं 21st सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट और क्या क्या रिस्पॉन्सेज है। तो 2013 में
यूएस ने बोला हम पीस एस्टेब्लिश करवाएंगे क्योंकि अटैक्स चलते ही रहते थे इस एरिया के अंदर। 2014-2018 ये गाजा कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा इमर्ज करता है। दोबारा से जो पैलेस्टीनियंस थे इन्होंने बोला कि जो हमारी टेरिटोरियल डिवीजन है ऑस्लो अकॉर्ड के हिसाब से वो हमको मिलनी चाहिए। मतलब अब ये दोबारा से बोलने लगे कि जो सेल्फ गवर्नेंस का एक आइडिया लेके आया था ऑस्लो अकॉर्ड वो हमको मिलना चाहिए। पर इजराइल इसको पहले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आज भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके बाद 2018 से 20 अब दोबारा से वही चीज हुई। पैलेस्टीन के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको किसने डिक्लेयर करा था, यूएस ने। तो यूनाइटेड नेशन किसकी सुनेगा, ऑब्वियस सी बात है यूएस की। बेशक बाद में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर करा कैटास्ट्रोफिक हंगर हो चुके हैं, फेमीन हो चुका है इस रीजन के अंदर, पर जो रिलीफ फंड वगैरह जाते थे इनको, ह्यूमैनिटेरियन एड आती थी, उसको रुकवा दिया था बाद में। सपोर्ट कहाँ पे थे ये देख लो, यूएस ने प्रपोज करा था पीस टू प्रॉस्पेरिटी। तभी इस चीज को अगर रुकवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो जनता होगी वो आप पे प्रेशर क्रिएट करेगी कि दोबारा से उनको बोलो कि हमें ये सारी चीजें अवेलेबल करवाओ। फिर 2020 में आता है अब्राहम अकॉर्ड। इसमें क्या था, इसराइल वाला जो सेक्शन था या मिडिल ईस्ट एशिया, वहां पे किया होगा आपने अब्राहम अकॉर्ड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट 2020 का टाइम पीरियड है। तो इसमें रिफ्यूजी कैंप्स बनाए गए, जो कैंप्स थे किसके, पैलेस्टीनियंस के, उनके ऊपर रेड किसने डाली होगी, अगेन इसराइल ने रेड डाली। हमास ने एक ऑपरेशन कंडक्ट करा, ऑपरेशन अल अक्शा फ्लड, और इसी के रिस्पॉन्स में इसराइल ने भी एक ऑपरेशन कंडक्ट करा, दैट इज आयरन स्वॉर्ड। दोनों ही 2023 में हुए और इसराइल ने यहाँ पे स्टेट ऑफ वॉर कंसीडर कर दिया। उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट आज 2025 चल रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इंडिया का स्टैंड क्या है, तो 2 स्टेट सॉल्यूशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, और जो रिसेंट अटैक हमास ने करे हैं इसराइल के ऊपर उसकी भी हमने निंदा करी है, और जो वाइस वर्सा हुआ था, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैलेस्टीन में हुए थे, उसकी भी हमने निंदा करी थी। तो हम सब जो नेशन है, सेपरेट नेशन होने चाहिए, उसी के ऊपर अभी अड़े हुए हैं जो इंडिया है। बाकी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम भी पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए बोलेंगे ही। तो रीजनल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका मेंस का एक क्वेश्चन है, इसको लिखने की ट्राई करना। इम्प्लीकेशन ऑफ गाजा पीस प्लान फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड डायस्पोरा इंटरेस्ट।